नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 एग्रीकल्चर में बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 जिसका पार्ट अपने आज 11वां पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने जो जीन स्थानांतरण की सह उत्तक संवर्धन विधि है उसके बारे में पढ़ा था। आज अपने जो नेक्स्ट विधि है पादपेय रूपांतरण उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पादपेय रूपांतरण विधि में पादपों में किस प्रकार से जीन का स्थानांतरण करवाकर आगे रूपांतरण किया जाता है। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे वायरस है उसका वाहक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने यहाँ स्टार्ट करते हैं पादपेय रूपांतरण। तो पादपेय रूपांतरण विधि को समझने के लिए एक प्रयोग किया गया जिसके लिए अरबी का पादप लिया गया। इसके लिए एरबीडोप्सिस के बीजों को एग्रोबैक्टीरियम के ताजे कल्चर में डुबोने पर जो एरबीडोप्सिस के बीज लिए उनको क्या ताजे कल्चर में किसके ताजे कल्चर में एग्रोबैक्टीरियम के ताजे कल्चर में डुबोने पर इन बीजों से प्राप्त पौधों की कुछ संततियों में स्थायी रूपांतरण प्राप्त होते हैं। स्थायी रूपांतरण प्राप्त मतलब वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी रूपांतरण में उपस्थित रहते हैं, इसलिए स्थायी रूपांतरण बोला गया है। ऐसी धारणा है कि बीजों के अंकुरण के समय जब बीज अंकुरित होते हैं तो एग्रोबैक्टीरियम कोशिकाएं जो एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु है उसकी कोशिकाएं पौधों में प्रवेश करती हैं। जब बीज अंकुरित होने लगते हैं क्योंकि उसको अपने बीजों को पहले किसमें ताजा कल्चर बना हुआ था एग्रोबैक्टीरियम का, इसमें डुबोया। उसमें डुबोने के बाद जब उगाते हैं तो जब बीज का अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय जो एग्रोबैक्टीरियम की कोशिकाएं चिपकी हुई थी उसकी सतह से बीज की सतह से वो किसमें पौधों में प्रवेश करती हैं और आंशिक निर्वात मतलब जहाँ हवा वायु प्रकाश बिल्कुल ना हो एग्रोबैक्टीरियम कोशिकाओं के पौधों में प्रवेश में सहायक है। तो इस कारण पादपों की कोशिका में एग्रोबैक्टीरियम की कोशिकाएं प्रवेश कर जाती हैं जो बाद में फूलों में बनने वाले युग्मनजों का रूपांतरण करती हैं। जब पुष्प बनते हैं और उसमें निषेचन होता है तो जो युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं उन युग्मनजों में क्या ये एग्रोबैक्टीरियम है स्थायी रूपांतरण करता है। तो ये पादपेय रूपांतरण विधि थी जिसमें किसका एग्रोबैक्टीरियम के ताजे कल्चर का उपयोग किया जाता है और पादपों में स्थायी रूपांतरण किया जाता है। तो इसके बाद अपने पढ़ेंगे पादप वायरस वाहक, क्योंकि इससे पहले अपने पढ़ चुके हैं जो वाहक अणु मध्यस्थ या अप्रत्यक्ष रूपांतरण की विधि है उसमें अपने एक विधि तो प्लाज्मिड की सहायता से थी। तो प्लाज्मिड के रूप में एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु का उपयोग किया जाता है और एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु का उपयोग दो प्रकार से किया गया, एक सहस्वर्धन कर्तोत्तक के साथ सहस्वर्धन और दूसरा पादपेय रूपांतरण। तो अब जो अप्रत्यक्ष रूपांतरण की दूसरी विधि है जिसमें वायरस का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है पादप वायरस वाहक। तो पादप वायरस है इनका वाहक के रूप में कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जो वायरस है वाहक के रूप में उसमें अच्छे गुण कौन कौन से हैं जिसके कारण इसे वाहक के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो एक नंबर तो यह वयस्क पौधों की कोशिकाओं को संक्रमित करता है। जो पादप वायरस है वो क्या वयस्क कोशिकाएं होती है उन्हीं को संक्रमित करता है। फिर ब नंबर है इसका प्रत्येक कोशिका में इनकी बहुत सी प्रतियां उत्पन्न होती है। जो वायरस है उसमें पाए जाने वाले जो डीएनए वो क्या बहुत सारी प्रतियां उत्पन्न करने में सक्षम होता है जिससे डीएनए निवेश द्वारा जब अपने पादप कोशिका में डीएनए को प्रवेश करवाते हैं तो जो प्रोटीन अपने को चाहिए होते हैं मतलब जिनकी अपने को पादपेय रूपांतरण में आवश्यकता है उन प्रोटीन की अधिक मात्रा प्राप्त हो सकती है किससे वायरस के जो डीएनए है उनसे। तो इस कारण वायरस का वाहक के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसका एक और भी रीजन है कि जिसके कारण पादप वायरस का वाहक के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ वायरस स्वांगी होने के
क्या पूरे पूरे पौधे में फैल जाते हैं। इसका तीसरा वायरस के रूप में उपयोग होने का कारण क्या है? कुछ वायरस होते हैं वो क्या सर्वांगी होने के कारण, कुछ वायरस सर्वांगी होने के कारण पूरे पौधे में फैल जाते हैं। तो वायरस पूरे पौधे में फैल जाता है, जिससे इनका उपयोग पौधों के लक्षण प्रारूप में सुधार अथवा पुनर्योजित, जिससे क्या इस वायरस का उपयोग, जिससे इनका उपयोग पौधों में जो अपने प्रोटीन प्राप्त करना है उसके, और जो पुनर्योजित डीएनए उसे प्राप्त करना है तो उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। पौधों के लक्षण प्रारूप में सुधार अथवा पुनर्योजित प्रोटीनों के उत्पादन, पौधों के लक्षण प्रारूप में सुधार तथा पुनर्योजित डीएनए तथा पुनर्योजित जो डीएनए प्राप्त करना है उस पुनर्योजित डीएनए पुनर्योजित प्रोटीन के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो पुनर्योजित डीएनए से क्या बनता है? पुनर्योजित प्रोटीन, पुनर्योजित प्रोटीन के उत्पादन में किया जाता है। तो एक इसका ये कारण है कि वायरस और उसका वाहक के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है। ज्यादातर वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है? अधिकतर जो पादप वायरस होते हैं, अधिकतर पादप वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य आरएनए करता है। कार्य आरएनए है वो करता है। लेकिन डीएनए वाले कौन से दो, लेकिन डीएनए वाले दो वायरस हैं जिनका वायरस समूह में उपयोग किया जाता है, किंतु लेकिन डीएनए जीनोम वाले दो वायरस, डीएनए जीनोम वाले दो वायरस कौन कौन से? पोलिमो वायरस व जेमिनी वायरस। दो वायरस पोलिमो वायरस व जेमिनी वायरस का उपयोग किया जाता है। तो ये है पादप वायरस जिसका वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, उसके प्रमुख ये गुण थे। तो इस कारण पादप वायरस का पादपों में रूपांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो आगे जो प्रमुख वायरस हैं, कौन कौन से वायरस हैं जिनका उपयोग पादपों के रूपांतरण के लिए किया जाता है। तो ये तो पादप वायरस थे जिनके अच्छे गुण कौन कौन से होने चाहिए जिसके कारण वाहक में रूपांतरण करवा सके। अब उन प्रमुख वायरसों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पोलिमो वायरस, जेमिनी वायरस, तो मोज़ेक वायरस है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार रूपांतरण में सहायक है।
तो जो पादप वायरस थे जिनका उपयोग अपने वाहक के रूप में करते हैं, तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो वायरस हैं जिनका उपयोग अपने पादप रूपांतरण में किया जाता है। तो सबसे पहले एक नंबर है फूल गोभी मोजेक वायरस। फूल गोभी मोजेक वायरस यह किसका समूह है, कौन से वायरस का एक प्रकार है? यह कोलिमो वायरस समूह का वायरस है। जैसे अपने पढ़ा कि दो प्रकार के प्रमुख समूह उपयोग में लिए जाते हैं वायरस के, जिसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो वो डीएनए वाले वायरस समूह कौन से थे? एक कोलिमो वायरस था और एक जेमिनी वायरस था। तो जो फूल गोभी मोजेक वायरस है वह किसका वायरस है? कोलिमो वायरस समूह का वायरस है। इस पर सबसे अधिक प्रयोग किए गए हैं कौन से वायरस पर? फूल गोभी मोजेक वायरस पर, जो क्या कोलिमो वायरस समूह का एक वायरस है, सबसे ज्यादा प्रयोग किए गए हैं। यह कौन से पादपों में संक्रमित करता है? यह द्विबीजपत्री पौधों के सबसे बड़े समूह को संक्रमित करता है। तो जो द्विबीजपत्री प्लांट हैं जितने भी, उनके सबसे बड़े समूह को कौन संक्रमित करता है? फूल गोभी मोजेक वायरस। इसके जीनोम में जो इसके जीन होते हैं इस वायरस के, सीमित लंबाई के डीएनए निवेश से ही क्लोन किए जा सकते हैं। जो सीमित लंबाई के डीएनए हैं उन्हें कोई प्रवेश करवाकर जीनोम में आगे क्लोन के रूप में तैयार किया जाता है। क्लोन आपको पता है, जो एलन जन्म से उत्पन्न संतति होती है उसे क्लोन कहा जाता है। तो वो क्लोन के रूप में सीमित लंबाई के डीएनए प्रवेश करवाकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये फूल गोभी मोजेक वायरस का इस कारण उपयोग किया जाता है। फिर आगे है दूसरा जेमिनी वायरस। तो ये कोलिमो वायरस के समूह का वायरस था। अब इसके बाद में जेमिनी वायरस। तो जेमिनी वायरस क्या है? यह बहुत से द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनको संक्रमित करते हैं। मतलब जो कोलिमो वायरस वाला समूह है वो किसको? सिर्फ द्विबीजपत्री को, लेकिन जेमिनी वायरस के जो वायरस है वो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों को ही संक्रमित करते हैं। यह वायरस किनके द्वारा फैलते हैं? यह कीटों द्वारा संचरित होते हैं, मतलब पादपों में फैलते हैं कीटों द्वारा। इनका डीएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। इनका डीएनए सिंगल स्ट्रैंड मतलब इस तरह से एक लड़ी होगा, और डबल स्ट्रैंड आपको पता है इस तरह से डबल स्ट्रैंड होता है। तो इनका डीएनए कौन से का? जेमिनी वायरस का डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। जैसे गेहूं का बोना वायरस, मतलब गेहूं की फसल को जो बोना लगता है वो कौन सा वायरस है? गेहूं का बोना वायरस। या मक्का का रेखा वायरस, मक्के के अंदर पाया जाने वाला कौन सा रेखीय प्रकार का वायरस होता है? इन दोनों वायरसों का, गेहूं का बोना वायरस गेहूं में और जो मक्के का रेखीय वायरस है मक्का के पौधों में, एग्रो संक्रमण के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। तो इन पादपों में इसका एग्रो संक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये वायरस के प्रमुख। फिर इसके बाद में आगे वाला है टोबैको मोजेक वायरस। तो टोबैको मोजेक वायरस के बारे में पढ़ते हैं। टोबैको मोजेक वायरस क्या है? टोबैको मोजेक वायरस। तो टोबैको मोजेक वायरस क्या? एक आरएनए जीनोम होता है जो एमआरएनए की तरह व्यवहार करता है। यह कैसा? एक आरएनए जीनोम होता है, जीनोम है जो एमआरएनए की तरह व्यवहार करता है, की तरह व्यवहार करता है। और आरएनए वायरस का उपयोग वाहक के रूप में दो प्रकार से किया जा सकता है। इसका वाहक के रूप में दो
से उपयोग किया जाता है। तो वो दो प्रकार से कैसे उपयोग करते हैं। एक तो वायरस जीनोम की cDNA दो प्रकार से किए थे, उसमें एक नंबर है वायरस जीनोम की cDNA प्रति, वायरस जीनोम की cDNA प्रति, यानी इसकी फोटोकॉपीज ले ली जाती है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की, का उपयोग ई कोलाई में क्लोनिंग के लिए। इस प्रति का उपयोग, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई में क्लोनिंग के लिए किया जाता है, क्लोनिंग के लिए। फिर जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसका दूसरे प्रकार से कैसे उपयोग में करते हैं। तो जो संक्रमित आरएनए की प्रतियों को पुनर्योगज वायरस के संक्रमित आरएनए की प्रतियों को पुनर्योगज वायरस के जीनोम में पुनर्योगज वायरस के पुनर्योगज वायरस है उसके जीनोम में cDNA के पात्रीय अनुलेखन द्वारा, जीनोम में cDNA के पात्रीय अनुलेखन द्वारा पादप संक्रमण में उपयोग किया जाता है। ये पात्रीय अनुलेखन द्वारा पादप संक्रमण में उपयोग किया जाता है। संक्रमण में उपयोग करते हैं। तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसका इस तरह से उपयोग किया जाता है। तो आज अपने जो प्रमुख वायरस है जिनका वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पढ़ा है। नेक्स्ट एक और वाहक है ब्रोम मोज़ेक वायरस, उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ा है उसे आपने तैयार करना है और रिवाइज करना है। थैंक यू।